हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने कल पहली क्लास में देखा था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, जो हमारी पहली क्लास थी, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड क्लास है। आज के टॉपिक्स हम समझेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू के आधारित पे। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं सेशन को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, यानी कि सर जॉन से, या आपका लॉर्ड वेलिजली से, या लॉर्ड हेस्टिंग से, या आपका लॉर्ड कार्निवालिस थे। ठीक है, कार्निवालिस से। तो बेसिकली इसमें जो पूछा है, ये पूछा है जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, यानी जो तृतीय युद्ध आपको देखने को मिलेगा, जो तृतीय युद्ध था। तो ये सबसे पहले देखो, इसका जो ये युद्ध देखने मिलता है आपका, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपको 1817 से लेकर 1817, ठीक है, 1 सेकेंड, 1817 यानी 1817 से लेकर 1818 यानी 1817 से 1818 ईस्वी के बीच में देखने मिलेगा। और ये जो है आपका, ये लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित आपको देखने मिलेगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। क्योंकि जो पेशवा का बाजीराव द्वितीय युद्ध हुआ था, मतलब इस टाइम पे, तो कोरेगांव के निकट, तो वहाँ पे ये जो थे यानी किर्की जो थे वो युद्ध में हार चुके थे। और 1818 में, ठीक है, 1818 में ही अंग्रेजों के समक्ष यानी कि इन्होंने संपर्क कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तो उसमें जो गवर्नर जनरल जो थे, ठीक है, उसमें जो गवर्नर जनरल देखने को मिलेंगे आपको, वो लॉर्ड हेस्टिंग ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो लॉर्ड हेस्टिंग यानी वो गवर्नर जनरल उस मराठा युद्ध के समय में यही देखने को मिलेंगे, यानी गवर्नर जनरल। ये आपको ध्यान रखना, गवर्नर जनरल, तो उसी टाइम के यही देखने को मिलेंगे, गवर्नर जनरल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का मतलब ये अधिकार स्थापित हुआ था, यानी हुआ 1790 में, या 1792 में, या 1796 में, या 1797 में। ठीक है, तो ये इसके वो दिए हुए, यानी किस वर्ष आपको देखने मिलेगा जब मतलब कि उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का यानी इस अधिकार जो था वो स्थापित हुआ था। तो आपको 1797 में देखने मिलेगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको डी वाला देखने मिलेगा, 1797। क्योंकि जो अवध के नवाब यानी जिसका नाम था सादत अली, ठीक है, जो अवध का नवाब जिसका नाम था, अवध का यानी कि नवाब जो था सादत अली, ठीक है, सादत अली। तो सादत अली जो था यानी कि 1797 ईस्वी में प्रयागराज ने इलाहाबाद क्रेज मतलब जो किला था उसको अंग्रेजों को सौंप दिया था। और 1797 में ही यानी कि कह सकते हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश किले पर अंग्रेजों ने अपने अधिकार यानी कि स्थापित कर दिए। तो 1797 में आपको देखने मिलेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ, यानी कब देखने मिलता है, 1853 में, या आपका 1854 में, या 1855 में, या आपका 1856 में। तो इसमें पूछा क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य में जो अवध का विलय हुआ था, यानी कि जो अवध है, ठीक है, जो अवध है उसका जो विलय आपको देखने मिलेगा अवध का, वो कब देखने को मिला था। ठीक है, तो आपको 1856 में देखने को मिलेगा। ठीक है, 1856 में, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के दौरान, यानी कि लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के दौरान में जो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी के दौरान ही अवध के जो नवाब यानी वाजिद अली शाह, ठीक है, अवध के जो नवाब वाजिद अली शाह मतलब कि इस पे कुशासन का आरोप लगा दिया था। और फिर उसके बाद में आरोप लगाने वाले 1856 में ही यानी कि अवध का जो मतलब कि विलय था वो वहाँ पे मतलब कि अंग्रेजों ने राज्य में विलय कर दिया गया। ठीक है, तो आपको इसका ऑप्शन डी वाला देखने को मिलेगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में देखने मिले, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि वो पूछ क्या रहा है, यानी कि सही है या गलत है। ठीक है, कभी कभी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है, आप जल्दबाजी में गलत की जगह मतलब सही क्वेश्चन की जगह गलत करे आते हो। तो पहले स्टेटमेंट में ही देख लो, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सही इनमें से कौन सा, और किसके उसमें पूछा मतलब रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से पूछा कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में पूछा है। ठीक है, जिसके संदर्भ में पूछा गया, तो पहला कथन दिया हुआ आपका कि राजा टिकैत राय या जो नवाब आसफउद्दौला के ये अर्थ मंत्री थे। नेक्स्ट है कि अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों का उच्च स्थान प्राप्त देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको देखना है कि कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो राजा टिकैत राय और जो नवाब आसफउद्दौला जो थे ये अर्थमंत्री थे, ये बात सही है। ठीक है, अवध के नवाब के राज्य में जो सामान्यतः हम बात करें तो जो हिंदू जाति थी उनका भी काफ़ी उच्च स्थान प्राप्त देखने को मिलता है लोगों को। तो मतलब कि मेनली दोनों ही ऑप्शन, बेसिकली दोनों ही ऑप्शन आपको करेक्ट देखने मिलेंगे, पहला वाला भी
और दूसरा वाला। तो ऑप्शंस में आपको दोनों ही देखने मिलेंगे, यानी 1 और 2 दोनों। ठीक है, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित, देखो यहाँ से पूछा नहीं है, कौन सा सुमेलित सही नहीं है। ठीक है पहले आपका दिया हुआ है कि ये हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से रिलेटेड, ठीक है, तो ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग अंगल की बात करें तो नेपाल युद्ध से रिलेटेड देखने मिलता है, ठीक है, ये भी ठीक है। और जो लॉर्ड वेलेजले, ये जो चतुर्थ यानी अंगल चौथा जो अंगल मैसूर युद्ध देखने मिला था, ये भी आपको सही देखने मिलेगा। लास्ट बचा कौन सा, डी, तो यहाँ जहाँ यही करेक्ट होगा आपका जो बचा हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, क्योंकि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो देखो तृतीय अंग्ल मराठा जो युद्ध आपको देखने मिलता है वो 1817 से लेकर 18 ईस्वी में, ठीक है, 1818 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में नहीं, वो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ, तो ये ध्यान रखना, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में वो देखने को मिलेगा, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो सा सही नहीं है ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो सही सुमेलित नहीं पूछा वो डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। देखो ये पूछा कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने मतलब भारत के अंदर जो दास प्रथा थी उसको समाप्त किया। तो ऑप्शंस में दिए हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या आपके लॉर्ड एलन बैरो ने, या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या सर जॉन सॉर ने। तो इसमें जो आपको देखने मिलेगी जो दास प्रथा यानी खत्म करने वाले, यानी कि इसका मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ फैक्चुअल, कि 1843 1843 में जो एक्ट 5 है, ठीक, 1843 का जो एक्ट 5 है उसमें उसके द्वारा बताया गया कि भारत के अंदर 2 तत्कालीन गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे, लॉर्ड एलन बैरो, ठीक है, लॉर्ड एलन बैरो, यानी जो बी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बी वाले ऑप्शन में। तो लॉर्ड एलन बैरो ने ही दास प्रथा को यानी कि कह सकते हैं समाप्त किया था। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1842 से लेकर 1844, ठीक है, 1844 आपको देखने को मिलेगा। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 1842 से लेकर 1844 तक ये आपको देखने को मिलेगा जो कार्यकाल है लॉर्ड एलन बैरो का। तो आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन में दिया हुआ सिक्किम का विलय, दूसरा झांसी का विलय, तीसरा दिया हुआ पंजाब का विलय, चौथा दिया हुआ बर्मा का विलय। तो देखो वैसे तो इनका आपको जो स्टेट दे दिए हुए हैं इनके कालक्रम अनुसार आपको अरेंज करना। तो विलय किस किस वर्ष में आपको देखने मिलेगा। सिक्किम की बात करें तो ये आपको 1850 में देखने मिलेगा, ठीक है, 1850 में देखने मिलेगा। झांसी की बात करें तो आपको 1854 में देखने मिलेगा, 1854 में। और पंजाब की बात करें तो आपको 1849 में देखने मिलेगा, 1849 में। और बर्मा की बात करें तो बर्मा आपको देखने को मिलेगा यानी कि 1853 में। तो अब इनके कालक्रम अनुसार हमें अरेंज करने हैं। तो ऑप्शंस में देखो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी इस तरह के ऑप्शंस आए तो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, ठीक है, इनके कालक्रम अनुसार कि सबसे पहले किसका विलय देखने मिला। तो आपको सबसे पहले छोटा किसका देखने मिल रहा है इसमें, पंजाब का, ठीक है, जो पंजाब है वो बात करें तो आपका तीसरा वाला यानी कि थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरा सबसे पहले देखने मिलेगा। और आप पहले आप ऑप्शंस में देखो कि क्या तीसरा वाला इसमें है, एलिमिनेशन यूज करके देख सकते हैं। देखो किसी ऑप्शन में यदि तीसरा है, देखो इसमें पहले में तीसरा ही नहीं, ये गलत हो गया। दूसरे में तीसरा भी देखो, तीसरे में नहीं, ये भी नहीं है। फोर्थ वाले में चेक करो अगर है तो देखो ये भी गलत होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका तीसरे से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अब सीक्वेंस आप खुद देख सकते हो 3-1-4-2 सीक्वेंस बनेगा। देखो एक बार पंजाब का यानी तो सबसे पहले पे यानी देखने मिलेगा 1849, ठीक है, सबसे कम है। उसके बाद में पहला वाला यानी 1849 के बाद में 50 देखने मिलेगा, यानी सिक्किम देख, पहले पंजाब हो गया, फिर आपका सिक्किम हो गया। उसके बाद में आपको देखने मिलेगा 53 यानी कि बर्मा, फिर उसके बाद में देखने मिलेगा आपका झांसी जे। तो यानी कि ये सीक्वेंस सेम इसी फॉर्मेट बना 3-1-4-2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन केवल बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ आपको युद्ध दिए हुए हैं और एक तरफ उनके जो वर्ष दिए हुए यानी किस किस दौरान मतलब किस वर्ष में वो देखने को मिले जो भी युद्ध, ठीक है। तो पहले ही सूची में दी हुई है कि द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ, दूसरा है द्वितीय अंगल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ, तीसरा है द्वितीय अंगल मराठा युद्ध कब हुआ, चौथा है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ये आपको मतलब ये जो युद्ध दिए हुए हैं इनको वर्ष के अनुसार यानी जौन सा युद्ध जिस वर्ष में आपको देखने को मिलेगा वो हमें मैच करना है, यानी इनकी जो सूची वो मिलान करनी है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो आपको 1780 से लेकर 1784 में देखने को मिलेगा। और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की बात करें तो 1750 से 54 में देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी ए का आपका 2 हो गया, ए का 2 हो गया। और बी की बात करें तो बी का 4 हो गया। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो ये 1803 से लेकर 1805 में देखने को मिलेगा, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और बचा कौन सा, डी का 3, यानी द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध आपको 1878 से लेकर 1880 देखने मिलेगा, यानी डी का 3। तो जो सीक्वेंस बनेगा 2-4-1-3, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो 2-4-1-3 सीक्वेंस आप ऑप्शन में देख सकते हो, 2-4-1-3,
2413, देखो ए में ही आपको देखने मिलेंगे 2413, 2413, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए, यानी 2413। इस तरह क्वेश्चंस में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करे करो कि कौन सा ऑप्शन में हमारा ए का 2 दे रखा है। सबसे पहले देखो ए में ही 2 है तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तीनों गलत हो गए, तो बचा कौन सा, ये। तो इस तरीके से आप टाइम भी वहाँ पे बचा सकते हो अपने एग्जाम टाइम के अंदर, ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। तो आप इस तरह की टेक्निक्स वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं, देखो यहाँ पे पूछा नहीं है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड है या नहीं, चेक करना। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली से है या नहीं। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड हेस्टिंग जो द्वितीय एंग्लो मराठा से युद्ध जो हुआ था उससे रिलेटेड है या नहीं। लास्ट है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि 1829 का जो 17वां वो हुआ था, मतलब कि उस युद्ध में, तो उससे रिलेटेड है या नहीं, ठीक है। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो युद्ध दिए हुए, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो जो इसमें वैसे तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा वो ए वाला करेक्ट देखने को मिलेगा, यानी जो ये है, ठीक है, ये वाला करेक्ट, मतलब जो मतलब ये वैसे ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन वैसे उसने पूछा जो से सही से सुमेलित नहीं, वो ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ए ऑप्शन, ये वाला लॉर्ड कार्निवालिस स्थायी बंदोबस्त से। क्योंकि लॉर्ड कार्निवालिस की बात करें तो ये स्थायी जो बंदोबस्त या कह सकते हैं जो स्थायी स्वशासन का प्रस्ताव की बात करें तो ये इससे रिलेटेड नहीं था। ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा लॉर्ड कार्निवालिस के, यदि हम बात करें तो ये जो ये था यानी कि लॉर्ड कार्निवालिस, ठीक है। सुनो 1 सेकंड, इसमें स्थायी बंदोबस्त वाला नहीं होगा, ये लॉर्ड का, इसमें सॉरी, इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा, ठीक है। देखो ये तो सही है, ऑप्शन इसमें सी वाला होगा, ठीक है, ये लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, लॉर्ड हेस्टिंग हुआ द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध का। क्योंकि द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध की बात करें तो 1803 से लेके ये आपका 1805 में देखने को मिलेगा, ठीक है, 1805 ईस्वी में। और इसमें लॉर्ड हेस्टिंग में नहीं था, ये लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ, ठीक है, ये लॉर्ड वेलेस्ली थे यहाँ पे, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, ये ध्यान रखना, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सही है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है आपके ये सही देखने मिलेंगे, ये वाला भी सही, ये वाला भी सही है, केवल आपका ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला गलत हो जाएगा आपका, ये लॉर्ड हेस्टिंग की जगह लॉर्ड वेलेस्ली आएगा, जो कि द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध से रिलेटेड है, उन्हीं के मतलब कि शासनकाल में युद्ध देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, देखो यहाँ पे पूछा सही नहीं है, ठीक है, गलत कौन बताना। स्थानीय स्वशासन की बात करें तो लॉर्ड लिटन, देखो ये पहले देखने को मिला, लॉर्ड लिटन से रिलेटेड था नहीं, वो लॉर्ड रिपन से था, क्योंकि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही जो स्वशासन का जो प्रस्ताव आया था, तो स्थानीय स्वशासन का जो प्रस्ताव आया वो 1882 ईस्वी में देखने को मिलेगा, भारत में जब आधुनिक स्थानीय स्वशासन प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। तो इसमें लॉर्ड लिटन नहीं, लॉर्ड रिपन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन देखने को मिलेगा, लिटन कीजिएगा, लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन के दौरान ही ये स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया गया, तो केवल यही गलत है, बाकी ऑप्शन सही। सहायक संधि आपको लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा देखने को मिलेगी, सही है। राज्य का मतलब अपराध नीति जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी, स्थायी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया, तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, बाकी ये वाला ऑप्शन मैच नहीं है, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इसमें लॉर्ड लिटन की जगह रिपन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ये घटना दी हुई है उनको अरेंज करना, ठीक है, मतलब ये चेक करना कालक्रम अनुसार उनको अरेंज करना। सबसे पहले क्लाइव का मतलब पुणे भारत में आगमन होना, इलाहाबाद की संधि, ठीक है, बक्सर का युद्ध, फिर लास्ट में आपका वॉरेन हेस्टिंग का भारत का मतलब कि भारत में गवर्नर बनना। तो बेसिकली ये जो हमें अरेंज करनी इनकी घटनाओं क्रम के अनुसार करनी, देखो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बक्सर का युद्ध यानी तीसरा वाला, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्लाइव का यानी पुणे भारत में आगमन, ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद की संधि, ठीक, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वॉरेन हेस्टिंग का भारत में यानी गवर्नर बनना, यानी ऑप्शन नंबर 4 वाला आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। तो इनका जो सीक्वेंस बनेगा वो आपको देखने को मिलेगा 3 1 2 4, 3 1 2 4 आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, 3 1 2 4 यानी कि बी ऑप्शन में आपको देखने मिलेंगे 3 1 2 4। वैसे देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक त्रुटि है, वो ये है कि आयोग ने मतलब इसको मतलब कि जो ये है यहाँ पे मतलब कह सकते हैं ये तीसरा वाला ऑप्शन दिया, 1 सेकंड में क्वेश्चन पे जाता हूँ, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जो ये ऑप्शन में दिए हुए हैं ये बक्सर का युद्ध वगैरह, ये तो इन दोनों का जो यानी ये फिक्स टर्म नहीं उसमें बताया, तो उसमें थोड़ी सी त्रुटि दी गई, इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे सीक्वेंस 3 1 2 4 आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है। इसमें पूछा कि ब्रिटिश भारत के दौरान में जब सैन्य बल पर जो केंद्रीय राजस्व लगाया जाता था वो कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था, 40% था या आपका 45 या 50 या 55, तो कितना प्रतिशत वहाँ पे यानी कि मानते थे लगभग जो केंद्रीय राजस्व यानी जो मतलब सैन्य बल पर खर्च करने का जो औसत आया था, ठीक है, तो वो लगभग आपको देखने को मिलेगा 40%,
वो जो व्यय लगता था वो लगभग 40% यानी कि खर्च किया जाता था सैन्य बल पर यानी कि केंद्रीय राजस्व विभाग के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में किसके प्राय कंपनी बहादुर की शान और शौकत का जो स्थानीय प्रतिनिधि कहा गया वो किसे मतलब कहा जाता था, कोतवाल को या दरोगा को या अमला को या जमींदार को। तो इसमें आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगा बी वाला, यानी दरोगा को ये कहा जाता था जो मतलब कंपनी बहादुर की शान और शौकत, ठीक है, जो मतलब एक तरीके से प्रतिनिधि माने जाते थे, स्थानीय प्रतिनिधि। तो ये 1800 शताब्दी की बात है उत्तरार्ध में। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का जो नेतृत्व किसने किया था। देखो अच्छा क्वेश्चन है कि जो बनारस विद्रोह हुआ था उसका जो नेतृत्व करने वाला था वो कौन था। तो शुजाउद्दौला या असफउद्दौला, या आपका ऑप्शन देखने वाला जो राजा चेत सिंह या राजा महीप नारायण सिंह। तो इसमें जो राजा चेत सिंह थे वो आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि बनारस विद्रोह जो राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया था, बनारस का विद्रोह जो था वो राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया था। और ये 1781 में आपको देखने को मिलेगा, 1781 ईस्वी में। क्योंकि इस विद्रोह में जो तत्कालीन वहाँ पे कह सकते हैं जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, वो लॉर्ड हेस्टिंग मतलब वो वॉरेन हेस्टिंग देखने को मिलेंगे, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग देखने को मिलेंगे, वॉरेन हेस्टिंग यानी तो तत्कालीन गवर्नर थे। और ये जो थे यानी कि सैनिकों से मतलब कि वहाँ से भाग गए थे और एक किले में जाके वो दुबक गए थे, यानी कि वहाँ पे शरण ले ली थी। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको सी वाला करेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बनारस विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया वो इनके द्वारा किया गया, यानी कि राजा चेत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मतलब कि एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी, यानी कि वो कौन सा वायसराय था यानी जिसकी हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उसमें मतलब उसके पास में, और वो एक दंडित अपराधी था जिसके द्वारा करी गई थी। तो इसमें लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मेयो था जिस मतलब एक दंडित अपराधी था ये, ठीक है। तो इसके दौरान में यानी कि जो शेर अली नामक पठान, इसको मतलब कहते हैं शेर अली नामक पठान द्वारा यानी कि कर दी गई थी। और ये कह सकते हैं जो लॉर्ड मेयो था ये प्रथम वायसराय था, ये लॉर्ड मेयो जो था ये प्रथम वायसराय था, लॉर्ड मेयो ये प्रथम वायसराय देखने को मिलेगा। और इसकी हत्या इसी के मतलब कि जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही हो गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, यानी कि ये जो एक्ट के बारे में पूछा वो कौन गवर्नर जनरल था जिसके कार्यकाल में इसको मतलब कि पारित किया गया था, लॉर्ड मिंटो के मतलब कार्यकाल में, या लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग। तो वो पूछा क्या कि वो कौन सा मतलब कि गवर्नर जनरल है जिसके कार्यकाल में इस एक्ट को पारित किया गया था। तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये आपको देखने को मिलेगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के ही द्वारा इस एक्ट को मतलब कि पारित किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन ही थे उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, उनके दौरान प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट को पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूट डालो राज्य करो की जो रणनीति अपनाई गई थी वो किसके द्वारा अपनाई गई थी, लॉर्ड कर्जन द्वारा या लॉर्ड मिंटो द्वारा या आपकी लॉर्ड डलहौजी द्वारा या लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। तो ये लॉर्ड मिंटो द्वारा आपको देखने को मिलेगी, जो फूट डालो राज्य करो ये जो नीति थी। तो ये आपको ऑप्शन में बी देखने को मिलेगा, लॉर्ड मिंटो द्वारा ये नीति अपनाई गई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश भारत की राजधानी जो थी यानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी वो किसके काल में ये आपको देखने को मिलेगी क्रियान्वित हुई थी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड चैम्सफोर्ड या लॉर्ड रीडिंग। तो ये जो राजधानी थी भारत की वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, तो किसके काल में आपको देखने को मिलेगी, तो ये आपको लॉर्ड हार्डिंग के काल में देखने को मिलेगी, यानी बी वाला ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो ये लॉर्ड हार्डिंग थे इन्हीं के दौरान में जो भारत की राजधानी कलकत्ता थी उसको ट्रांसफर करके दिल्ली कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने रेतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया था, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी में या आपका मद्रास प्रेसिडेंसी या बम्बई प्रेसिडेंसी या मद्रास और बम्बई या दोनों में देखने को मिलेगी। तो ये मद्रास और बम्बई में दोनों में ही आपको देखने मिलेगी ये जो प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। तो अंग्रेजों ने रेतवाड़ी का जो बंदोबस्त किया था वो मद्रास और बम्बई, यानी मद्रास और मुंबई दोनों में ही देखने मिलेगी, मद्रास एंड मुंबई दोनों में ही ये देखने मिलेगी जो ये लागू की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, दादाभाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या लोकमान्य तिलक ने या आपका मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। इनमें से जो आपको ऑप्शंस देखने मिलेगा वो किसके द्वारा जो निकास के सिद्धांत की नीति थी वो किसके द्वारा मतलब ये प्रतिपादन की गई थी। तो आपको दादाभाई नौरोजी के द्वारा ये आपको देखने मिलेगी, ठीक है, दादाभाई नौरोजी के द्वारा वो आपको देखने मिलेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति एक घिनौनी है, यानी बीजी तिलक के द्वारा या दादा भाई नौरोजी के द्वारा या कार्ल मार्क्स के द्वारा या एडम स्मिथ के द्वारा। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन देखने मिलेंगे, ये जो विचार किया मतलब कि ब्रिटिश जो एक आर्थिक मतलब कि एक आर्थिक नीति घिनौनी है, तो ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा आपको देखने मिलेगी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा शायद नहीं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं थी, ये आपको देखने मिलेगी कार्ल मार्क्स के द्वारा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने यह विचार किया था कि जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है घिनौनी हरकत है। ठीक है, तो ये एक घिनौनी नीति आर्थिक नीति है, तो ये ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आसाम में सर्वप्रथम जो चाय कंपनी की स्थापना आपको देखने मिलेगी वो कब हुई थी, यानी कि 1835 में या 1837 में या 1839 में या 1841 में। तो आसाम के अंदर जो सबसे पहले जो चाय कंपनी की स्थापना की गई थी वो 1839 में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आसाम में जो सबसे पहले चाय कंपनी थी वो 1839 में ही हुई, और ये कंपनी लगभग मतलब कि कह सकते हैं 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ में इंग्लैंड में स्थापित की गई। ठीक है, 5 लाख पूंजी के साथ में इंग्लैंड में स्थापित की गई थी, और नाइजीर में भी स्थापित की गई, और असम में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का, आसाम के अंदर। और द असम कंपनी के नाम से ये मतलब भारत में सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी जानी जाती है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, द असम कंपनी के नाम से। ठीक है, द असम कंपनी, ये आपको ध्यान रखना, द असम कंपनी के नाम से भी ये मतलब जानी जाती है, क्योंकि काफ़ी पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, और जो कि अभी वर्तमान में भी यानी प्रेजेंट में भी कार्यरत है। तो इसका ऑप्शन यानी कि सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो जो यहूदी वायसराय आपको देखने मिलेगा वो कौन था, लॉर्ड कर्जन था या लॉर्ड कैनिंग था या आपका लॉर्ड इरविन था या आपका लॉर्ड रीडिंग था। तो इनमें से कौन सा वो यहूदी वायसराय था, ठीक है, एकमात्र भारत का, वो आपको देखने मिलेगा लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग जो था वो एकमात्र कह सकते हैं यहूदी वायसराय था, और इसका जो कार्यकाल आपको देखने मिलेगा 1921 से लेकर 1926, ये देखने मिलेगा 1921 से लेकर 1926 में। और इसी के समय में यानी कह सकते हैं जो ये कुछ घटना हुई है, जैसे कि आपकी चोरा चोरी, ठीक है, चोरी चोरा घटना आपको देखने मिलेगी, ये वाली घटना आपको देखने मिलेगी। और स्वराज पार्टी जो थी, स्वराज पार्टी का गठन भी इसी के काल में देखने मिलेगा। ठीक है, और रॉलेट एक्ट भी इसी के मतलब कि काल में ही आपको देखने मिलेगा, रॉलेट एक्ट। ठीक है, रोलैक्ट एक्ट भी इसी काल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ घटनाएं थी जो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में आपको ये देखने को मिलती हैं, जो कि एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो इसका ऑप्शन यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके यानी कि आज के टोटल लगभग 23 क्वेश्चन, ठीक है, इस क्लास के। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और क्लास को एक बार रिवाइज कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद। और देखो, आपको जो ये मेडिवल हिस्ट्री वाली जो क्लास थी सारी, उनकी PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी गई है। वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको मतलब कि अपने सिस्टम या अपने उसके मोबाइल के अंदर सेव कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। सो थैंक यू।